जय हिंद मित्र। आज मैं आप लोग के सामने क्लास 9th का केमिस्ट्री का एक चैप्टर हमारे चारों ओर का पदार्थ आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। इसे आप समझें और सीखें। चलिए देरी न करते हुए मैं अपना सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले समझेंगे पदार्थ। पदार्थ क्या है? कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे हम एक पुस्तक की बात करते हैं, जैसे यहाँ दिया है मेज, किताब, जल, बर्फ, हवा, etc। ये सभी क्या है? पदार्थ के उदाहरण हैं। अगर मैच को हम ले लें तो मैच का अपना एक द्रव्यमान है, मतलब भार है, एवं आयतन भी है, उसका कुछ कुछ जगह छेकता है, अवरोध उत्पन्न करता है, अगर खींचेंगे तो अवरोध भी उत्पन्न करेगा, है ना। तो पदार्थ कराते हैं। तो पदार्थ के बारे में आप ध्यान में रखेंगे कि कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं भार आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे मेज, किताब, जल, बर्फ, हवा आदि। ठीक है। तो सबसे पहले जो दार्शनिक थे, प्राचीन भारतीय दार्शनिक, उन लोगों के अनुसार सभी पदार्थ 5 तत्व से बने होते थे। वो कौन कौन सा तत्व था? वायु था, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल, जिसको हम लोग क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा के नाम से जानते हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, है ना। तो 5 तत्व से बना था। ये किसका मानना था? प्राचीन भारतीय दार्शनिक। लेकिन जब विज्ञान डेवलप हुआ तब वैज्ञानिकों का ये मानना गलत हो गया। उन्होंने बताया पदार्थ के बारे में कि पदार्थ क्या है ना। तो क्या क्या बताया वो हम लोग देखेंगे अभी। देखिए, पदार्थ की भौतिक प्रकृति। जब विज्ञान डेवलप हुआ तो बोला नहीं, पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है। पदार्थ के कण पदार्थ के सतह में गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है, मतलब रिक्त स्थान होता है। ठीक है। पूरा नहीं, पदार्थ एकदम छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण पदार्थ के सतह पर क्या होते हैं? गतिशील करते हैं। वो गतिशील किस मौसम में रहता है? जिग जैग मौसम में, मतलब वक्राकार मौसम में इधर से उधर गति करते रहता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? खाली स्थान होता है। तभी तो हम एक गिलास अगर पानी भर लें और इसमें नमक की कुछ छोटी छोटी बूंदें गिराएं तो देखेंगे नमक उसी में विलुप्त हो जाती है। इसका मतलब पानी के अंदर क्या है? खाली जगह। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पदार्थ के देखिए दर्शाया गया है। पदार्थ के कण है छोटे छोटे, ये आकर्षित करता हुआ कण है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, खाली स्थान है, ये सब को दिखाया गया है। उसके बाद हम लोग कुछ दिमाग में रखेंगे यहाँ पे कि अंतराणुक स्थान क्या होता है। ठीक है। अंतराणु स्थान किसको कहते हैं? पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान को ही क्या कहते हैं? अंतराणुक स्थान। उसके बाद अंतराणुक आकर्षण बल किसको कहेंगे? पदार्थ के कणों को आपस में बांधने वाले बल को ही क्या कहेंगे? अंतराणुक आकर्षण बल। जिस बल से पदार्थ एक दूसरे को बांध के रखता है उसे अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं। उसके बाद हम लोग को कुछ चीज़ें और दिमाग में रखनी है कि पदार्थ कणों के बीच अंतराणुक स्थान बढ़ने से अंतराणुक आकर्षण बल कम होता है। अगर अंतराणुक स्थान जितना बढ़ेगा बल उतना ही कम होगा, और अंतराणुक स्थान जितना घटेगा आकर्षण बल ज़्यादा होगा, है ना। स्थान घटेगा तो बल ज़्यादा होगा। जैसे ठोस के बीच स्थान कम है लेकिन बल क्या है? ज़्यादा है। वही तरह में थोड़ा अंतराणुक आकर्षण बल कम होता है क्योंकि वहाँ पे स्थान बढ़ जाता है। अब हम लोग देखेंगे पदार्थ की अवस्था। जो यहाँ पे पदार्थ की अवस्था है, टोटल पदार्थ की 5 अवस्था है, लेकिन भौतिक गुणों के आधार पर यहाँ पे जिसको हम लोग लोकप्रिय अवस्था कहते हैं वो 3 है, ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। और पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस आइस कंडेंसेट। बोस आइस कंडेंसेट, जिसको शॉर्ट में PEC कहते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे कि पदार्थ की कुल 5 अवस्था है, लेकिन भौतिक गुणों के आधार पर 3 ही अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस।
जिसको हम लोग लोकप्रिय अवस्था कहते हैं। ऐसे 5 अवस्था है। चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था बोसाइस कंडेंसेट। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे आगे क्या है। आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे ठोस के। हम लोग देखें 5 अवस्था था, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोसाइस कंडेंसेट। अब हम लोग ठोस को समझते हैं। ठोस किसको कहेंगे? जिसका आकार और आयतन निश्चित हो। तो हम लोग जानेंगे वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ठोस के गुण। ठोस के गुण क्या क्या है? ठोस कठोर होते हैं, ठोस का घनत्व उच्च होता है। यहाँ पे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, जिसका SI मात्रा kg प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ठोस पदार्थ का द्रवनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है? उच्च होता है। ठोस पदार्थ में विसरण की प्रक्रिया नगण्य होती है, नहीं के बराबर। ठोस जो होता है आगे है, ठोस असंपीड्य होते हैं। ठोस क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं, मतलब जो दबता ना हो, उसी असंपीड्य कहते हैं। अपवाद में पाव रोटी है। पाव रोटी ठोस है लेकिन वो दब जाता है, लेकिन और सभी जो ठोस हैं वो असंपीड्य होते हैं। उसके बाद ठोस पदार्थ गर्म या ठंडा करने पर इसका प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होता है। ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे या फिर ठंडा करेंगे तो उसका प्रसार, गर्म करने पर प्रसार भी उतना नहीं होगा और ठंडा करने पर संकुचन भी उतना नहीं, मतलब बहुत ही कम होता है। कुछ ठोस पदार्थ ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे हैं जो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। अब देखिए ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या होता है। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में आए ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर, नेपथेलिन, अमोनियम, शुष्क बर्फ, नौशादर, ये सब क्या है? ऐसे पदार्थ है जिसको गर्म करेंगे तो सीधा ठोस से किस में चला जाएगा? गैस में। ठीक है, अब देखिए गैस को ठंडा करने पर गैस सीधे ठोस में बदल जाएगा, उसको डिपोजिशन कहेंगे। ठीक है, अगर गैस को ठंडा करेंगे और सीधे ठोस में आ जाए उसको क्या कहेंगे? डिपोजिशन। ठोस पदार्थ में बहाव की प्रकृति नहीं होती है। द्रव में क्या होता है? बहता है, लेकिन ठोस में वो प्रकृति नहीं होता है, बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, उसके बाद देखिए विसरण। विसरण क्या है? दो भिन्न प्रकार के पदार्थ के कणों को आपस में मिलने की प्रक्रिया क्या है? विसरण। दो भिन्न अलग अलग पदार्थ रहेगा, दोनों के कण आपस में मिल जाएंगे, वही क्या करेंगे? विसरण। गर्म करने पर विसरण की दर बढ़ता है। ठीक है, जैसे हम लोग अगरबत्ती एक कोना में गाड़ देते हैं तो उस जलते जलते हवा के द्वारा मिल जाता है और बहुत आगे तक फैल जाती है और हम लोग के पास सुगंध आने लगती है ना, तो वो विसरण प्रक्रिया होता है। तो गर्म करेंगे तो विसरण की दर बढ़ता है। वहाँ अलग अलग पदार्थ भी मिल गया, वायु है और एक गैस ही है, वो जो धुआं निकल रहा है, तो दोनों मिल गया। तो दो भिन्न प्रकार के पदार्थ के कणों का आपस में मिलने की प्रक्रिया विसरण कहलाती है। उसके बाद देखो ठोस के बारे में हम लोग जान गए। अब जानेंगे द्रव। द्रव क्या है? वैसा पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित हो लेकिन आकार निश्चित नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? द्रव। आयतन निश्चित होगा लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा, उसे द्रव कहते हैं। अब हम लोग देखिए द्रव की भौतिक प्रकृति क्या क्या है। जिस तरह ठोस की देखे थे उसी तरह हम लोग द्रव का देखेंगे। देखिए द्रव के भौतिक गुण। द्रव के घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है। द्रव का द्रव्यनांक और क्वथनांक ठोस से कम होता है। ठीक है, द्रव का द्रव्यनांक कमरे के ताप से कम होता है। द्रव का जो द्रव्यनांक है वो कमरे के ताप से कम होता है। द्रव का क्वथनांक कमरे के ताप से अधिक होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। द्रवों में बहाव की प्रकृति होती है। द्रव का विसरण की प्रवृत्ति होती है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो विसरण की प्रवृत्ति होती है, इसके यहाँ पे समझाया गया है। द्रवों में ठोस के कणों का विसरण वेग उच्च ताप पर बढ़ जाता है। जल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विसरण प्रक्रिया होता है। जल में जो O2 और CO2 मिलता है किस प्रक्रिया द्वारा? विसरण द्वारा। द्रव में विसरण ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा विसरण किसमें होता है? द्रव में, ठोस की अपेक्षा।
उसके बाद द्रवों में ठोस की अपेक्षा संपीड़न ज़्यादा होता है। द्रवों द्वारा वाष्पन प्रक्रिया प्रदर्शित होती है। वाष्पन की प्रक्रिया किसमें प्रदर्शित होती है? द्रव में। ठीक है, अब हम लोग ठोस देख लिए, द्रव देख लिए, तो आगे हम लोग अब देखेंगे गैस। गैस क्या है? देखिए, वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं हो उसको गैस कहेंगे। गैस का भौतिक गुण क्या है? गैस का घनत्व निम्न होता है। गैसों में संपीड़न सबसे ज़्यादा होता है। गैस में विचरण दर बहुत तेज होता है। गैसों में बहाव की प्रवृत्ति होती है। गैसों का द्रव्यनांक क्वथनांक ठोस और द्रव की तुलना में कम होता है, निम्न होता है। गर्म या ठंडा करने पर गैस क्रमशः प्रसारित या संकुचित किया जा सकता है। गैसों में संघनन की प्रवृत्ति होती है। गैस में क्या होती है? संघनन की प्रवृत्ति होती है, जमा होने की। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे प्लाज्मा के बारे में। ठोस देख लिए, द्रव देख लिए, है ना। अब हम लोग यहाँ समझेंगे पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है ना। स्पेशल यूनिट के बारे में, प्लाज्मा अवस्था के कण अत्यधिक उत्तेजित एवं अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं। दूसरा, आयनीकृत गैसीय प्लाज्मा होता है। आयनीकृत गैसीय प्लाज्मा अवस्था है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे समझेंगे प्लाज्मा के बारे में। और प्लाज्मा के बारे में क्या क्या है देखिए, यहाँ पे नियॉन बल्ब या फिलामेंट ट्यूब प्लाज्मा के चलते चमकीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, प्लाज्मा के चलती हैं नियॉन बल्ब और फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होता है चमकीला दिखता है। तारों में उच्च तापमान, तारा या सूर्य में जो उच्च तापमान के चलते इसमें प्लाज्मा पाई जाती है। ठीक है, तारा और चंद्रमा का क्या होता है? उच्च तापमान होता है, इसलिए उसमें प्लाज्मा पाई जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पदार्थ की पांचवी अवस्था, जिसको हम लोग बोस आइस कंडेंसेट कहते हैं। बोस आइस कंडेंसेट, जिसको शॉर्ट में BEC कहते हैं। ठीक है, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। इसका खोज 1920 में हुआ था। किसने किया था? सत्येंद्र नाथ बोस एवं आइंस्टीन। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस एवं आइंस्टीन ने इसको खोजा था, पांचवी अवस्था को। उसके बाद देखिए यह है क्या? निम्न घनत्व वाली गैस को न्यून तापमान पर ठंडा करने से प्राप्त पदार्थ है। ठीक है, अगर दिमाग में आए बोस आइस कंडेंसेट क्या है, कैसा पदार्थ है, तो निम्न घनत्व वाली गैस को न्यून ताप पर ठंडा करने से प्राप्त जो पदार्थ होता है वही बोस आइस कंडेंसेट है। ठीक है, अब हम लोग आगे कुछ देखेंगे पदार्थ की अवस्थाओं का पारस्परिक परिवर्तन। ठीक है, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, है ना, या फिर गैस से ठोस में, ठोस से फिर गैस से द्रव में, द्रव से फिर ठोस में। इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे द्रव्यनांक। क्या समझेंगे? द्रव्यनांक। देखिए द्रव्यनांक क्या है? वायुमंडलीय दाब पर वह दाब जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो हम उसे द्रव्यनांक कहते हैं। ठोस से किस में बदल जाएगा? द्रव में, तो वही क्या कहलाएगा? द्रव्यनांक। बर्फ का द्रव्यनांक 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि बर्फ का द्रव्यनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15। ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन पदार्थ का द्रवण कहलाता है। अगर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? द्रवण। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे द्रवण की गुप्त ऊष्मा। द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या होता है? वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ 1 kg को उसके द्रव्यनांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने की आवश्यक ऊष्मा द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। मतलब उसमें जितना ऊष्मा चाहिए वही गुप्त ऊष्मा कहलाएगा। बर्फ का द्रवण की गुप्त ऊष्मा 3.34 गुना 10⁵ जूल पर kg या फिर 80 कैलोरी प्रति ग्राम। 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है किसका? बर्फ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, इसको आप लोग समझ लिए होंगे। अब हम लोग आगे समझेंगे। देखिए आगे क्या है, आगे हम लोग समझेंगे क्वथनांक। ठीक है, देखिए क्वथनांक क्या होता है?
जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्वथनांक, जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था या वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, कोई द्रव अवस्था से किस में चला जाएगा, या तो गैस या वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, उसको क्या करेंगे, क्वथनांक। सामान्य दाब पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन होता है। किसका, जल का। इसको आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ताप बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा। जैसे कुकर चढ़ा देते हैं और चूल्हा जला देते हैं, ताप बढ़ता है तो कुकर के अंदर क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है, वायुमंडलीय दाब पर किसी एक केजी को उसके क्वथनांक के ताप में बिना परिवर्तन लाए गैस में परिवर्तित कर लेंगे। उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा खर्च होगा उसको गुप्त ऊष्मा कहेंगे। तो जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 22.5 गुना 10⁵ जूल प्रति केजी या फिर 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब देखिए, इसको हम लोग गुप्त ऊष्मा जो है, ये गुप्त ऊष्मा L बराबर Q/m जो है अवस्था परिवर्तन है, ये द्रव्यमान है। ठीक है, अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा Q है, m द्रव्यमान है और L क्या है, गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा बराबर L बराबर Q/m आप ध्यान में रखेंगे। ये जो है गुप्त ऊष्मा, ये द्रवण की गुप्त ऊष्मा या फिर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, दोनों की गुप्त ऊष्मा का ये सूत्र। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे द्रव का जमना। द्रव का जमना क्या है, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। द्रव का ठोस रूप में परिवर्तन ही द्रव का जमना कहलाता है। द्रव से ठोस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, वही क्या कहलाता है, द्रव का जमना। जल का हिमांक बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। वह ये हिमांक बिंदु किसको कहेंगे, वह न्यूनताप जिसमें कोई द्रव ठोस अवस्था में आ जाए उसको क्या कहेंगे, जल का हिमांक बिंदु कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए हम लोग वाष्पन देखेंगे। वाष्पन क्या है, देखिए वाष्पन क्या है, कह रहा है वाष्पन किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव में के क्वथनांक के नीचे तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। ठीक है, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, द्रव की प्रकृति, द्रव का ताप, द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल, द्रव का वेग, ये सब जो है वाष्पन को प्रभावित करता है। द्रव का क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन उतना तेजी से होगा। ठीक है, द्रव का ताप, उच्च ताप पर वाष्पन की दर उच्च होती है और निम्न ताप पर निम्न होता है, ये ध्यान में रखना। द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो वाष्पन ज़्यादा होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल कम होगा तो वाष्पन भी कम होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे आर्द्रता पर। देखिए आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, आर्द्रता। आर्द्रता क्या है, आर्द्रता वायु के आर्द्र में वाष्पन कम होता है। अगर वायु आर्द्र रहेगा तो वाष्पन घट जाएगा। जिस दिन मेघ लगा रहेगा उस दिन वाष्पन कम होता है और शुष्क वायु में वाष्पन की दर ज़्यादा होती है। ठीक है, उसका नोट, वाष्पन की क्रिया एक सतही घटना है, ये ध्यान में रखना है। वाष्पन कैसी घटना है, सतही घटना है जो सभी ताप पर हो सकता है। ठंडी दिन में भी हम लोग कपड़ा खींच लेते हैं, कहीं भी दे देते हैं फैला के, तो वहाँ भी वाष्पन की प्रक्रिया होती है, तभी तो कपड़ा सूखता है। अगर नहीं होगा नहीं सूखेगा। तो वाष्पन क्रिया से ठंडक उत्पन्न होती है और वाष्पन, हमारा शरीर गर्मी दिन में देखिएगा पसीना निकलता है ना, पसीना निकलने के बाद पसीना क्या होता है, वाष्पित होता है, जिससे हम लोग को क्या होता है, ठंडक मौजूद होता है। और घड़े में पानी भी वही वाष्पन प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाती है। जैसे आंधिया है, सुराही में रखा पानी ठंडा, गर्मी में पंखा के नीचे बैठने पर ठंडक महसूस होता है, पसीना सूखता है, हवा में वाष्प बनता है तो ठंडक महसूस होता है। अब हम लोग समझेंगे क्वथन को। क्वथन क्या है, देखिए क्वथन, जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए वह द्रव उबलने लगता है और द्रव उबलने की प्रक्रिया क्वथन कहलाती है। द्रव जो उबलने लगता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्वथन। और उसके बाद क्वथना, जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है उस ताप को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, द्रव का उबलना
अर्थात क्वथन द्रव की संपूर्ण भाग में होने वाली घटना है। द्रव में संपूर्ण भाग में होने वाली घटना है। ठीक है, अब देखिए द्रव के क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। अगर दाब अधिक रहेगा तो क्वथनांक अधिक होगा, बढ़ेगा। दाब कम रहेगा तो क्वथनांक भी कम हो जाएगा। द्रव में अशुद्धि उपस्थित रहने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, और द्रव का क्वथन एक निश्चित ताप पर होने वाली घटना है। एक निश्चित ताप पर होने वाली घटना है। अब देखिए गैसों का संघनन। गैसों का संघनन क्या है? पदार्थ के गैसीय या वाष्पीय रूप को ठंडा कर द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन। गैसों पर नोट में देखिए, गैसों पर दाब बढ़ाकर या उसका ताप कम करके संघनन किया जा सकता है। गैसों के संघनन में दाब की उपेक्षा ताप का महत्वपूर्ण स्थान है। गैसों का संघनन के लिए एक निश्चित ताप होती है। ठीक है, और ये संघनन के कारण ही वर्षा हो पाती है। मेघ ऊपर जाता है उड़ के, वहाँ पे संघनित होके बादल बनता है, उसके बाद फिर बादल बरसता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है? गैसों का क्रांतिक ताप। क्या है? गैसों का क्रांतिक ताप। गैसों का क्रांतिक ताप क्या होता है? जिस निश्चित ताप से अधिक ताप पर गैस संघनित हो ही नहीं सकती, चाहे दाब कितना ही क्यों ना बढ़ा दिया जाए, उसे ही क्रांतिक ताप कहते हैं। जिस निश्चित ताप से अधिक ताप पर गैस संघनित हो ही नहीं सकती, चाहे दाब कितनी ही क्यों नहीं बढ़ा दिया जाए, उसी को क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप कहते हैं। ठीक है मेरे मित्र, आप इतना समझे इस चैप्टर में हमारे प्रीवियस के पदार्थ में, तो आपका लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।